नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2021 आप सभी के लिए शुभ हो, आप सब स्वस्थ रहें और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर सकें, यही मेरी कामना है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे नातेदारी व्यवस्था या जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं किनशिप सिस्टम की। जैसा कि आप सबको पता है, हम सब समाज के सदस्य हैं और समाज के सदस्य होने के नाते हम विभिन्न प्रकार के संबंधों में, अलग अलग समूहों में एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, परस्पर बंधे हुए हैं। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, एक राज्य के निवासी होने के आधार पर, अलग अलग आधारों पर हम एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। परंतु इन सभी संबंधों में व्यक्ति सबसे अधिक सुरक्षित अपने आप को अपने नातेदारों के बीच में पाता है। नातेदारी व्यवस्था एक प्रकार के सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध हैं जो व्यक्तियों को जोड़ते हैं। हमने विवाह के बारे में पढ़ा है, हमने परिवार के बारे में पढ़ा है, हमने संयुक्त परिवार के बारे में भी पढ़ा है। ये सभी समाज की वो महत्वपूर्ण इकाइयां हैं जो कि व्यक्ति को समाज के तौर तरीकों से परिचित कराती है और सामाजिक संबंधों में जोड़ती है। एक विवाह होने के बाद व्यक्ति परिवार का निर्माण करता है। वो परिवार अगर 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों से साथ में रहता है तो उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। परंतु उस परिवार के अतिरिक्त भी हमारे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, बहुत सारे नातेदार होते हैं। इन्हें हम बंधुत्व भी कहते हैं। नातेदारी को हम अन्य शब्दों में बंधुत्व या स्वजनता भी कह सकते हैं। स्वजन होना यानी अपने लोग, अपने संबंधी जो होते हैं उन्हें हम नातेदार कह सकते हैं। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से हम नातेदारी व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। नातेदारी का अर्थ स्पष्ट करते हुए चार्ल्स विनिक ने कहा है कि संगोत्रता, नातेदारी या स्वजनता ये व्यवस्था समाज द्वारा मान्यता प्राप्त उन संबंधों की व्यवस्था है जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हों। या तो एक अनुमान के आधार पर या वास्तविक तौर पर जो हमारी एक वंशावली होती है, यानी एक फैमिली ट्री होता है जिसमें एक वंश में कितने सारे लोग हैं, कौन किस पीढ़ी से है, उससे पहले वाली पीढ़ी कौन थी, उससे पहले वाली पीढ़ी कौन सी थी। तो एक जो पूरा फैमिली ट्री या वंशावली बनती है, उन संबंधों से जुड़े हुए लोग जो हैं वो एक नातेदारी व्यवस्था के सदस्य कहलाते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। वंश संबंध जो कि परंपरात्मक संबंधों का आधार है। इसी प्रकार रॉबिन फॉक्स ने कहा है, नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक, ख्यात अथवा कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। यानी जो लोग किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंध के रूप में, समरक्त रूप में या वैवाहिक रूप में जुड़े हुए हैं, उनके संबंधों को हम नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। नातेदारी को परिभाषित करते हुए मजूमदार और मदान ने कहा है, सभी समाजों के सदस्य विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर कई समूहों के रूप में एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। इन संबंधों में से अत्यंत सार्वभौमिक एवं अत्यधिक आधारभूत संबंध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। यानी एक फैमिली में जो प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है, जिसमें एक कपल जो है उसके बच्चे होते हैं, उन बच्चों के बाद में बच्चे होते हैं, तो प्रजनन के माध्यम से जितने रिलेटिव्स एक फैमिली में बढ़ते जाते हैं वो सब आपस में नातेदार कहलाते हैं। परंतु नातेदारी के भेद की जब हम चर्चा करेंगे तो 2 प्रकार के संबंधों की यहाँ बात आती है। नातेदारी के संबंधों को हम 2 प्रकार में समझ सकते हैं, यानी 2 प्रकार के संबंध किनशिप में पाए जाते हैं, समरक्त संबंध और विवाहित संबंध। समरक्त संबंध कंसेंग्युइनस रिलेशन जिसे हम कहते हैं, प्रजनन के आधार पर जब
एक परिवार बढ़ता है या परिवार के जो नातेदार एक साथ होते हैं वो संबंधी समरक्त संबंध कहलाते हैं। जैसे माता पिता और संतान जो है उनका संबंध समरक्त संबंध का है। बच्चे जो हैं वो माता पिता का ही खून है, का ही रक्त है, उनसे उनको जीन्स मिले हैं। भाई बहन जो हैं वो भी रक्त संबंधी हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति के माता पिता, उसके भाई बहन, दादा दादी, मामा, नाना नानी, चाचा बुआ, ये सब उसके रक्त संबंधी हैं। विवाह संबंध जो है वो बेसिकली विवाह पर आधारित होता है, यानी जब दो विषम लिंगी, एक स्त्री और एक पुरुष विवाह करते हैं तो वो जो संबंध है पति पत्नी का संबंध, वो रक्त संबंध ना होकर वो विवाह संबंध कहलाता है। लेकिन इसके अलावा विवाह होने के बाद एक पत्नी के अपने ससुराल पक्ष में जो रिश्तेदार होते हैं वो उसके विवाह संबंधी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके समरक्त नहीं हैं, वो विवाह होने के कारण ही उसके संबंधी बने हैं। इसी प्रकार एक पुरुष के अपने ससुराल पक्ष के, अपने सास ससुर, अपने साला साली, वो जो संबंधी होंगे वो उसके विवाह संबंधी हैं, समरक्त संबंधी नहीं हैं। परंतु बच्चों के मामा या बच्चों का चाचा वो उसका समरक्त संबंधी कहलाता है। समरक्त संबंधी जो रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं उन्हें हम समरक्त संबंध कहते हैं, और जो विवाह संबंध से जुड़ते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो या पति के लिए पत्नी की फैमिली और पत्नी के लिए पति की फैमिली, वो विवाह संबंधी कहलाते हैं। नातेदारी की जो मैंने अभी बात की कि एक विस्तृत जो स्पेस होता है उसे हम नातेदारी में काउंट कर सकते हैं। हमारे नातेदार बहुत निकट भी हो सकते हैं, घनिष्ठ भी हो सकते हैं, और बहुत दूर के संपर्क वाले भी हो सकते हैं। मर्डॉक जो कि विद्वान है, उन्होंने नातेदारी की कुछ श्रेणियां बताई है। उन्होंने प्राथमिक संबंधी, द्वितीयक संबंधी और तृतीयक संबंधियों की 3 श्रेणियां बनाई है, जिसमें हमारे जो क्लोजेस्ट रिलेशंस है, सबसे नज़दीक के जो संबंध हैं, उससे लेकर दूर के संबंध तक सब काउंट होते हैं। प्राथमिक संबंधी कौन होते हैं? जैसा कि नाम से आपको पता चलेगा कि जो हमसे प्रथम रूप से संबंधित है, वे व्यक्ति जिनसे हमारा सीधा संबंध है या जिनसे संबंध को प्रकट करने के लिए कोई और संबंधी की बीच में ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन जिससे होता है, वो हमारे प्राथमिक संबंधी होते हैं। मर्डॉक ने 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधी बताए हैं। इनमें से 7 जो हैं वो समरक्त संबंधी हैं और 1 विवाह संबंधी है। 8 प्रकार के संबंध जो प्राथमिक संबंधों की श्रेणी में आते हैं: पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन और बहन बहन। ये सब समरक्त संबंधी है। इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। पिता का अपने पुत्र से, पिता का अपनी पुत्री से, माता का अपने पुत्र से, पुत्री से, भाई का भाई से, भाई का बहन से, बहन का बहन से। इन संबंधों में हम प्रथम रूप से दूसरे व्यक्ति से संबंधित है, इसलिए ये प्राथमिक संबंधी हैं। 8वां जो प्राथमिक संबंध है वो है पति पत्नी का। ये समरक्त ना होकर ये विवाह संबंध है, परंतु ये प्राथमिक संबंधों की श्रेणी में ही आता है। द्वितीयक संबंध जो होते हैं, अगर हम थोड़ा सा ऐसे गौर से समझें, जब संबंध प्राथमिक ना होकर दूसरे स्तर पर हो, यानी आपके प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी, एक पत्नी के लिए उसका पति प्राथमिक संबंधी है और पति के लिए पत्नी तो प्राथमिक संबंधी है ही, साथ में उसके माता पिता भी उसके प्राथमिक संबंधी हैं। इसका मतलब पत्नी के लिए पति के माता पिता द्वितीयक संबंधी हो गए। इसी प्रकार पति के लिए पत्नी के माता पिता, पत्नी के भाई बहन द्वितीयक संबंधी हो गए। कुल मिलाकर प्राथमिक संबंधियों के अन्य प्राथमिक संबंधी जो होते हैं वो एक व्यक्ति के द्वितीयक संबंधी हो जाते हैं। जैसे एक दादा और पोता, तो पिता और पुत्र प्राथमिक संबंधी हैं। अब उस पुत्र के भी अगर पुत्र होता है तो वो पिता और पुत्र का पुत्र ये आपस में द्वितीयक संबंधी हो जाते हैं। ये रक्त संबंध भी हो सकते हैं और
विवाह संबंध भी हो सकते हैं। मर्डॉक ने कहा है कि टोटल 33 प्रकार के द्वितीयक संबंध होते हैं। चाचा भतीजा है, मामा भांजा है, नाना नानी है, सास ससुर हैं, साला बहनोई है, साली है, देवर भाभी हैं, ये सब द्वितीयक संबंधों की श्रेणी में आते हैं। तृतीयक संबंधी, इसमें आप ऊपर के दो अगर समझ गए हैं तो तृतीयक संबंधी समझना आपके लिए आसान रहेगा। प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी या द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको ये लगे। प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी यानी जैसे एक पति पत्नी के लिए प्राथमिक संबंधी है। अब पति के मामा जो हैं वो पति के लिए द्वितीयक संबंधी हैं, तो आपके प्राथमिक संबंधी के द्वितीयक संबंधी आपके तृतीयक संबंधी हो जाते हैं। एक व्यक्ति का जो दादा हैं वो उसके द्वितीयक संबंधी हैं। अगर दादा के पिता भी जिंदा हैं, परदादा भी हैं, तो वो उसके तृतीयक संबंधी हो जाएंगे, क्योंकि दादा जो हैं वो एक व्यक्ति के लिए द्वितीयक संबंधी हैं और दादा के पिता जो कि दादा के लिए प्राथमिक संबंधी हैं वो उस व्यक्ति के लिए तृतीयक संबंधी की श्रेणी में आते हैं। मर्डॉक कहते हैं कि कुल 151 प्रकार के टोटल हमारे तृतीयक संबंधी होते हैं। इस श्रृंखला को आप आगे और भी बढ़ा सकते हैं। तृतीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी, प्राथमिक संबंधियों के तृतीयक संबंधी, तो इस प्रकार से चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और आगे भी हम संबंधों की श्रेणियां देख सकते हैं। तो नातेदारी जो है वो कुल मिलाकर, जैसे भारत में मान्यता ही है वसुधैव कुटुंबकम की, हम पूरे पृथ्वी को अपना कुटुंब मानते हैं। तो एक जो एक्सटेंडेड या विस्तृत कुटुंब होता है, परिवार होता है, नातेदारी होती है किसी व्यक्ति की, जिसमें उसके दूर दूर के रिश्तेदार सम्मिलित होते हैं, वो नातेदारी की श्रेणियों में अलग अलग लेवल पर आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे नातेदारी के नियामक व्यवहार की। देखिए, हर संबंध जो है व्यक्ति, जैसे आपको पता चला अभी कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार के संबंध हैं। कुछ समरक्त संबंध हैं, कुछ विवाह संबंध हैं, वो प्राथमिक भी हो सकते हैं, द्वितीयक भी हो सकते हैं, तृतीयक भी हो सकते हैं, उसके आगे भी हो सकते हैं। तो हर संबंध जो है उसके साथ साथ में एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार जुड़ा हुआ होता है। हम सभी संबंधियों के साथ में एक ही प्रकार का व्यवहार नहीं करते। इसे कहते हैं नियामक व्यवहार। यानी समाज जो है वो अपने सदस्यों को ये सिखाता है कि किस प्रकार के संबंध में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है। जैसे एक स्टूडेंट को पता होता है उसे अपने टीचर से कैसे बात करनी है, उसे अपनी बहन से कैसे बात करनी है, अपने माता पिता से कैसे बात करनी है। तो ये जो यूसेजेस होते हैं, किनशिप यूसेजेस, क्या अर्थात आपको पता हो कि आपको किस रिलेशन को किस तरीके से मेंटेन करना है। तो यहाँ पर हम कुछ जो अलग अलग समाजों में कुछ नियम है, विशिष्ट जो नियम है, खास उनकी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कुछ जो अलग अलग समाज हैं उनमें अलग अलग रिलेशंस को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं। परिहार या विमुखता, अवॉइडेंस, इसका मतलब होता है कि कुछ रिलेशंस हमारे समाज में या किसी भी अन्य समाज में इस प्रकार के होते हैं जिनमें व्यक्ति को ये सिखाया जाता है कि उसे उस रिलेशन में थोड़ा विमुख रहना है या दूरी बना के रखनी है, अवॉइड करना है। यानी आपस में इंटरेक्शन, आपस में पारस्परिक अंतःक्रिया जो है वो इस प्रकार के संबंधों में नहीं होती। अगर हम अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जैसे ससुर और बहू का संबंध, ये एक प्रकार का अवॉइडेंस रिलेशनशिप है जिसमें ससुर के सामने बहू पर्दा भी रखती है, घूंघट भी रखती है। हो सकता है कई केसेस में उससे डायरेक्टली बात नहीं की जाती या बिल्कुल वो जहाँ पर बैठे होते हैं वहाँ पर बहू नहीं रहती। तो इस प्रकार के जो रिलेशन होते हैं ये अवॉइडेंस रिलेशनशिप कहलाती है। अलग अलग समाजों में ये जो रिलेशन है वो अलग अलग लोगों पर लागू होता है। जो श्रीलंका की वेडायट जनजाति है वहाँ पर भाई बहन के बीच में भी इस प्रकार का रिलेशन
का नियम है कि वो आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, अवॉइड करते हैं। जेठ और पुत्रवधू का रिलेशन इस प्रकार का होता है। तो ये अलग अलग नियम हैं, उनमें से एक प्रमुख नियम है परिहार या विमुक्ता। दूसरा है परिहास, यानी कुछ संबंध जो है नातेदारी में वो इस प्रकार के होते हैं जिनमें हंसी मजाक करना, कुछ गाली गलौज करना भी, एक दूसरे पर कमेंट करना, इस प्रकार की चीज़ें अलाउड होती है। परिहास या फिर जोकिंग रिलेशनशिप इसे कहा जाता है। जैसे जीजा साली का संबंध, देवर भाभी का संबंध, चाचा भतीजा का संबंध, ननद भाभी का संबंध, इनमें एक दूसरे पर अधिकार होता है और ये पूरी संभावना होती है कि वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर सकें, वो आपस में एक दूसरे की बात का बुरा नहीं मानते और एक इनफॉर्मल सा, अनौपचारिक सा संबंध वो लोग फॉलो करते हैं। एक और नियम होता है नातेदारी से संबंधित, वो है माध्यमिक संबोधन, जिसे हम कहते हैं टेक्नोनिमी। टेक्नोनिमी या माध्यमिक संबंध का मतलब है माध्यम के द्वारा संबोधित करना। जैसे कि आपको हमारे समाज में भी पता होगा कि बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो अपने पति का नाम नहीं लेती, अपने बच्चों के नाम से, बच्चों के पिताजी के नाम से वो उन्हें संबोधित करती हैं। तो इसे कहा जाता है माध्यमिक संबोधन। यानी कुछ समाजों में इस प्रकार की प्रथा होती है कि वो किसी पर्टिकुलर रिलेटिव्स को उनके नाम से डायरेक्टली नहीं पुकारते, तो उसको संबोधित करने के लिए वो किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं माध्यमिक संबोधन। मातुलेय का मतलब होता है, ये प्रथा जो है वो मातृ सत्तात्मक परिवारों में पाई जाती है। इसमें मामा जो है उसका अपने भांजे भांजियों के जीवन में बहुत प्रमुख स्थान होता है। वो उनके लिए सबसे प्रमुख होता है, पिता से भी बढ़कर होता है। मामा से जो संपत्ति है, उत्तराधिकार है, वो भांजे को हस्तांतरित होता है और पिता के बजाय मामा ही बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार के रिलेशंस भी कुछ समाजों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार पितृश्वश्रेय का भी रिलेशन होता है, एमिटेट जिसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत बुआ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। पितृसत्तात्मक परिवारों में कुछ जनजातियों में, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में ये परंपरा है कि वहाँ पर पिता की बहन, जिसे पितृश्वसा कहते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार से मातुले में भांजे के लिए मामा इम्पॉर्टेंट होता है, पितृश्वश्रेय में भतीजे के लिए बुआ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बुआ की संपत्ति भतीजे को मिलती है। बुआ के लिए वधू ढूंढने का काम भतीजे के लिए वधू ढूंढने का काम बुआ करती है। माँ से अधिक भतीजा बुआ को सम्मान देता है। एक और परंपरा जो कुछ जनजातियों में पाई जाती है उसे कहते हैं सहप्रसविता या कोवेड सिस्टम। कुछ जनजातियों में ये मान्यता है कि जब पत्नी की संतान होने वाली होती है, प्रसव यानी गर्भधारण और डिलीवरी का जो समय होता है, उस समय आपको पता है कि स्त्रियों पर बहुत सारी पाबंदियां लगती है। उन्हें अछूत भी समझा जाता है, उन्हें कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए सबसे अलग रखा जाता है और उस दौरान एक महिला को बहुत कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। सहप्रसविता का मतलब है कि उस प्रसव के समय में जो उसके साथ रहे। कुछ जनजातियों में माना जाता है कि पत्नी के साथ साथ में पुरुष को भी वो सारे निषेधों का पालन करना चाहिए जो कि स्त्री को करने हैं। यद्यपि बायोलॉजिकली उसे वो सब नहीं फील होगा, लेकिन जो कष्ट एक प्रसवा झेल रही है उस प्रकार के कष्ट जो है वो एक पुरुष को भी झेलने पड़ते हैं। उसी प्रकार का भोजन, उसी प्रकार का आइसोलेशन, उसी प्रकार का सारा बर्ताव जो है वो एक पुरुष के साथ भी किया जाता है। तो ये कुवैड या सहप्रसविता व्यवस्था होती है। तो नातेदारी जो है एक बहुत विस्तृत हमारा कुटुंब होता है जिसमें हमारे अलग अलग प्रकार के संबंधी होते हैं और किस संबंध से कितनी दूरी मेंटेन करनी है या किस संबंध को किस प्रकार से निभाना है, इससे रिलेटेड प्रत्येक समाज में अपने अपने प्रकार के नियामक आधार भी होते हैं। धन्यवाद।